हेलो बच्चों। तो नीट के लिए जो हमने क्रैश कोर्स की बात की थी, पहला लेक्चर आज आता हुआ। ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, और ध्यान रखिएगा यहीं से हम कैलकुलेशन सीखते हैं। जो सवाल यहां से बनते हैं किस तरह उनको हमें समझना है, सॉल्व करना है। आज के सेशन में हम ये सब बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ सबसे पहला सवाल बनता है सिग्निफिकेंट फिगर पे। बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाते हो तुम सारे, कैसे निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर? टेंशन नहीं, आइए देखते हैं। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब भाई 1.23, इसमें कोई जीरो आपकी जो है डिजिट नहीं है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तीन हो गई सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट इसका मतलब क्या है भाई, किसका सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरी है। ठीक है, जैसे आज के सेशन में अब सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर नीट का पेपर के लिए मोटिवेशन और स्ट्रेटेजी दे दो। भैया नॉन सिग्निफिकेंट है उस समय। अब 2-2.5 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, थोड़ा डिले होगा बट 2-2.5 महीने पेपर हो जाएगा, वो भी चांसेस कम है कि डिले हो। इस समय मोटिवेशन नहीं, जुट जाओ भैया। अब भी नहीं है मोटिवेशन स्ट्रेटेजी छोड़ दो, मेहनत कर लो। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 1.023 कर दूं। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया, चार हो गई इसके अंदर। अब यहां तीन थी, यहां चार हो गई। इन ए नंबर लेस देन वन, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये 0.0012। अब ये सारी जीरो जो है इसको हटा दो, कुछ नहीं है, दो ही है इसमें खाली। ठीक है, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। देखो बेटा, देखो ये 0.50 कर दूं तो ये सिग्निफिकेंट है। हमेशा ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर में जो लास्ट डिजिट होती है वही थोड़ा अनसर्टेन होती है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों जरूरी पड़ गई, क्योंकि जब भी हम यहां पर कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में, तो कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी रहती है। यार अनसर्टेनिटी तो रहेगी, कोई भी चीज परफेक्टली सर्टेन तो इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती, तो अनसर्टेनिटी यहां पर रहती है, वो लास्ट डिजिट में रहती है। लेट्स से कि अगर आपको देखूं कि आपके पास यहां पर अगर हम देखें कि लेट्स से 5.055, जस्ट सेकेंड, ये हमारे पास है। तो ये जो लास्ट डिजिट है ना बेटा, ये एक्चुअली में देखा जाए लास्ट डिजिट तो हमारी होती है वो अनसर्टेन होती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी पड़ी है। जाने जी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? इजी बिल्कुल। तो ये अनसर्टेनिटी है बच्चों, क्या है ये? अनसर्टेनिटी, लास्ट डिजिट के ऊपर अनसर्टेनिटी रहती है। अच्छा, अब एक सवाल होता है कि अगर एडिशन हो जाए या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाए तब क्या होगा। देखो जरा, अगर हम यहां देखें एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर, मान लो 5.48 प्लस 2.1 ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये देखो 5.48 2.1, तो ये रहेगा ऐसे। लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट थी, इसके अंदर थ्री। रिजल्ट में लीस्ट वैल्यू वाले की मानी जाएगी। तो इसको 7.58 है तो उसको 7.6 कर लो अप्रोक्सीमेट करने में। 7.5 आप इसे कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेशन में इसको 7.6 कर लो ताकि ये उतनी ही सिग्निफिकेंट आ जाए जितनी की लीस्ट वाले की थी। कुछ लोग कहते हैं 7.5 छोड़ दो, फिर बाद में कहते हैं अप्रोक्सीमेट कर लो, तो मैं सीधा ही कह रहा हूँ आंसर इस तरह लेना, कोई टेंशन नहीं।
और सेम उसमें आ जाएगी प्रोडक्ट के अंदर भी, डिवाइड करने के अंदर भी लीस्ट वाले की जो है, यानी अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो को डिवाइड कर रहे हो, जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी रखोगे। मैंने कहा लास्ट डिजिट जो होती है वो अनसर्टेन होती है, जितना ज्यादा उतना अनसर्टेन, कम रख लिया, मिनिमम यूनिट को रख लिया, बस खत्म। अब आ जाओ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नीट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, नीट के अंदर वो बार बार पूछता है आपसे दिया किसने, साइंटिस्ट ने, लेवोइजियर ने दिया, लेंडोल्ट ने इसको क्या किया, प्रूफ किया। ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दिस जो ओवरऑल मास है, रिएक्शन जब आप कर रहे हैं तो ओवरऑल जो मास है वो कांस्टेंट है। मास नहीं बना रहे हो नया, मास नहीं खत्म कर रहे हो, मास जितना था उतना ही रहेगा। यानी इन्होंने कहा जी जितना मास लिया था, मास ऑफ द रिएक्टेंट will be equal to mass of the product. But always remember guys, यहां पर जब हम स्टोइचियोमेट्री के सवालों को देखते हैं तो हमारे को समझ में आता है जरूरी नहीं जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बने। एक्चुअली में क्या है, मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट रिएक्ट्स, will be equal to mass of the product that formed। ऐसा नहीं है कि आपने जितना भी रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट आ जाएगा, जितनी किताबें खरीदी थी उतना नॉलेज आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा रे। जितना उसको पढ़ेगा उतनी ही नॉलेज आएगी। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। दूसरी बात, कहाँ नहीं लगता ये नहीं लगता न्यूक्लियर रिएक्शंस में, है ना। सो ये सारे जो लॉ पढ़ रहे हो ना, इस लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस जो आए हैं और या जिस तरह से आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझ लो। पूरा लेक्चर बड़े ध्यान से समझ के क्लास वर्क कॉपी पे नोट करते हुए चलो। लिमिटेशन है नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर गाइस। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन भैया देने वाले थे मिस्टर प्राउस्ट, नाम याद रख लियो। अरे नाम याद रख लियो बेटा, प्राउस्ट साहब ने दिया था। डाल्टन साहब भी इनके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, इनके इस लॉ को प्रूफ करने में लगे हुए थे। तो प्राउस्ट साहब ने दिया, प्राउस्ट साहब ने कहा कि आप कोई कंपाउंड देखते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और C+O2 से भी CO2 मिलेगी। सोर्स कोई भी हो, जो कंपाउंड बनेगा उसमें हम अगर ध्यान से देखें जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन फिक्स्ड है। पानी कहीं से भी ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन फिक्स्ड है। ध्यान रखो, सोर्स कोई भी हो, एक कंपाउंड जो है उसके अंदर प्रपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम रहेगा। अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ये डेफिनेशंस, ये स्टेटमेंट, ये भी आपको दिमाग में आनी चाहिए। अगर नहीं आई उन चार ऑप्शन में से नहीं निकाल पाएगा बाबू, ये ध्यान रख ले, जरूरी है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स the same element combined together in the fixed ratio of their weights whatever its method of preparation may be। सफल आदमी के जो इंग्रेडिएंट होते हैं चाहे किसी भी फील्ड से हो वो सेम होते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो चल जाता है ना, एक कॉन्सेप्ट जो हमारी एक फितरत है लाइफ से जोड़ने की इसको। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन बाबू ने दिया, बर्जीलियस ने वेरीफाई किया। अगर नीट में सवाल आ जाए ध्यान रख लियो, डाल्टन बाबू ने क्या कहा था, दो अगर एटम है मेरे पास, दो अगर एलिमेंट है मेरे पास,
क्योंकि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स, और वो कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना दे तो भैया अब क्या होगा, अब बड़ा मजेदार है। देखो हमारे यहां पर प्राउस साहब ने क्या ज्ञान दिया, प्राउस साहब ने कहा कि आप किसी भी सोर्स से ले लो, लेकिन जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब यहां पर डाल्टन साहब ने कहा दो ले लो भाई, दो कौन से ले लो, अभी लिया था ना, सीओ का देखा था ना आपने, तो इसी का देख लो, सीओ CO2 फिक्स मास देखो एक का 12 रिएक्ट कर रहा है 16 से, 12 रिएक्ट कर रहा है 32 से। एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का रेशियो देख लो, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, इन पे चलेगा। अगर सिंपल होल नंबर में नहीं हो रहे तो नॉट वैलिड है, इन पे नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखना गुरु। अरे बहुत ही सिंपल सा एक इसमें तरीका है, और वो क्या है दोस्तों, चार ऑप्शन में से दो तो ऐसे, तीन तो ऐसे दे देगा, तीन दे दिया तो वैसे आसान हो गया, दो तो देगा ही, जहां पर जो सेट ऑफ कंपाउंड देगा उसमें दो से ज्यादा होंगे एलिमेंट, वो तो वैसे उड़ा देना, उसमें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं चलेगा रे, दो वालों में चलेगा। अब उसमें से एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का रेशो ले लो, एक का मास फिक्स कर दो, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। भाई देखो अगर दो एलिमेंट हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें से एक का मास फिक्स कर दिया तो दूसरे का मास उसके फिक्स्ड मास से सिंपल होल नंबर रेशो की तरह कंबाइन करेगा। खत्म। हाँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बाबू अब कैसे आ गए थे, ये देने वाले थे रिचटर, एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, नीट में आने की संभावना इसकी कम हो गई, पुराने सालों में आया हुआ है। देने वाले बाबू थे रिचटर, इन साहब ने क्या ज्ञान पेला, तीन ले लो, एक को कांस्टेंट कर दो, जैसे यहां कांस्टेंट कर दिया सल्फर को, तो 2:32, 32 रेशो 32, इसको हटा दो तो 2:32, यानी 1:16। तो H और O का रेशो सल्फर के फिक्स मास के साथ ऐसे कंबाइन करता है। बस ऐसे ही इनमें ऑक्सीजन कांस्टेंट हटा दो, सल्फर और हाइड्रोजन का आ जाएगा, तीन का हो गया ये। सो अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, उसमें एक का मास कांस्टेंट कर दो, और उसमें एक का मास कांस्टेंट करके यहां मैंने H और O का रेशो लिया है, ऐसे ही S और H का ले लूंगा, ऐसे ही S और O का ले लूंगा, सारे सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएंगे। यानी बेसिकली आप चाहो तो फिक्स्ड मास से बाकी दोनों कैसे कंबाइन हो रहे हैं ये पता लगा सकते हो, फिर उसमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है ये पता लगा सकते हो। तो अभी तक आपने जो चार लॉ पढ़े ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था, ये रिएक्शन बैलेंसिंग के काम आता है भैया, पता है बैलेंसिंग काम आता है ये। पेन का क्या हुआ, हाईलाइटर दब गया। चलो, रिएक्शन बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, इसी लॉ के लिए। लेवोइजियर साहब का ही जो लॉ था, इसी को प्रूफ करने के चक्कर में बैलेंसिंग की जाती है रे। फ्रॉस्ट बाबू का तो समझ में आ ही गया, कोई भी सोर्स से ले लो सेम रहेगा। एंड देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना दें, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना दें, फिर कह रहा हूं ऑप्शन में देख लेना दो एलिमेंट वाला है, बाकी जो तीन वाले हैं उनको नमस्ते कर देना, ऐसे ही नीट का सवाल सॉल्व हो जाता है। ये देता दे ही नहीं रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन जानकारी के लिए बता दिया। आ जाओ, मोल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना, जब मोल की बात आती है तो मोल की बात को लेके कई बच्चों के मन में उहापोह मच जाता है, यानी परेशान हो जाते हैं, अरे बाबू मोल तो हमें आता नहीं,
कैसे करेंगे, बहुत टफ टॉपिक है, कद्दू टफ है। मोल एक यूनिट है, परेशान होने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मोल एक यूनिट है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि बहुत सिंपल, एक डजन में 12 होते हैं, दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे ही 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं भैया। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं कह दूं 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये 12 ग्राम हो गया, और इसमें इतने क्या हो गए, एटम्स। ये जो मैंने एक लाइन लिखी है मैक्सिमम टाइम, इसी लाइन के ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं, मैक्सिमम टाइम इसी लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी करेंगे, घबराओ मत, एक रिवीजन हो रहा है। देखो बेटा, मेरा रिवीजन कराने का अंदाज भी थोड़ा दुनिया से निराला है, और उसका निराला क्यों है, और तुम्हारा जो गुरु है यानी मैं, वो भी कह रहा है अगर जल्दी से पढ़ते जाओगे तो बहुत जल्दी तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, मेहनत करो। देखो भाई, रिवीजन का हमारा तरीका है, पहले चैप्टर के सारे बेसिक पॉइंट्स को समझा दिया जाएगा, फिर कुछ सवाल कराए जाएंगे, और उन कुछ सवालों में एक्चुअली में देखा जाए तो नीट और उसके मिलते जुलते भाई बंधुओं के सारे जो पेपर थे उनके सवालों को डिस्कस किया जाएगा। दिक्कत ये आ रही है कि हमें टाइप वाइप करना पड़ रहा है, हमारे पास भैया सॉफ्ट कॉपी है नहीं। टीम के हमारे जो बंदे हैं, जो हम सोच रहे थे कि पीपीटी वगैरह बना देंगे वो, और एक दो बच्चों ने कहा भी है, उनको भी मैंने बोला है थोड़ा करें, कि टीम भी बहुत परेशान रही, बहुत कोविड की वजह से बहुत परेशान रहे हैं, टीम वाले भी बंदे हैं हमारे, छोटी टीम है मेरे पास, 2-3 लोग हैं, तो वो भी परेशान रहे। एक के साथ तो ट्रेजेडी भी हो गई बहुत गंभीर। चलो निकलेंगे बच्चों उससे भी बाहर। सो 1 मोल ऑफ सी 12 ग्राम, यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो मेरे बच्चों, मोल ग्राम यानी मोलर मास। देखो, मास ऑफ 1 मोल को मोलर मास कहते हैं, घबराओ मत, मास ऑफ 1 मोल को मोलर मास कहते हैं। अगर 1 मोल ऑफ एटम्स कह दूं, जैसे ये एटम थे, 12 ग्राम आया था, तो उसी को बोल देते हैं जनरली एटॉमिक मास। अब कई बच्चे उलझने की कोशिश करेंगे, एटॉमिक मास क्या है। देखो बेटा, नीट में अभी नहीं उलझना, ज़्यादा उलझना है 11th वाला मेरा लेक्चर आ रहा है, उस पर इसी की बात डिटेल में हो रही है, एटॉमिक मास क्या है, आ भी गया वो लेक्चर, आ क्या रहा है, आ गया, उसको देख सकते हो। फिलहाल ये ध्यान रखो, उसी को एटॉमिक मास कहा है। मॉलिक्यूल है 1 मोल, तो उसी को मॉलिकुलर मास कह दिया है। तो ध्यान रखना, मान लो मैं आपसे कहता कि भैया मेरे पास लेट्स से 32 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के हैं। अब कई बच्चे 32/32 कर देते, क्योंकि ऑक्सीजन को वो O2 ले लेते। अब O2 लेके 32/32 करते 1 मोल आता। कई इसको O ले लेते और 32/16 करते 2 मोल आता। दोनों ही वर्जन सही है, किसकी बेइज्जती करूं। उस केस से बचने के लिए हमने कहा कि मोल को 2 पार्ट में कर लो। वैसे तीसरा पार्ट भी है, ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में समझा दूंगा। तो पहला कर दो, गिवन मास अपॉन जो मोलर मास करते हो मोल निकालने के लिए, उसे एटॉमिक मास कर दो। इसको कह देंगे ग्राम एटम। यानी मैंने 32/16 जब किया तो ऑक्सीजन का मैंने एटॉमिक मास मान के चला, तो 2 आया, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 2 ग्राम एटम हुए। ध्यान रखियो चाचा। सॉरी, अगला देख लो, अगला कह दो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां ले लो 32/32, 1 हो गया, तो ये ग्राम मॉलिक्यूल हुआ। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि अगर ऐसी कंफ्यूजन आ जाती कि मैंने जैसे बोला 32 ग्राम ऑक्सीजन है, इसके मोल निकालो, कोई 1 निकाल के बैठा, कोई 2 निकाल के बैठा, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन यार अब एक सवाल के 2 जवाब,
जो कि स्ट्रेट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक तरह से मोल को ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल में सोच लो। ग्राम एटम मतलब गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर लो, और ग्राम मॉलिक्यूल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर लो। क्लियर है? तो एक आ जाए तो आपका ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा, और दो आ जाए तो ग्राम एटम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस की बात करेंगे। पहला तो ये फॉर्मूला याद रख लो। अरे यार, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4, है ना? तो ये ध्यान रख लो। और ये किस में एप्लीकेबल नहीं होता, ये नोट कर लो। इनमें एप्लीकेबल नहीं होता। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ कहते हैं इसको। तो एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट पता हो तो एटॉमिक मास निकाल लोगे, एटॉमिक मास पता हो तो स्पेसिफिक हीट निकाल लोगे। सीपी आएगा ना अभी थर्मोडायनेमिक्स में। वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी क्या होती है? कुछ नहीं भाई, एक एग्जाम्पल से याद कर लो। मान लो एक ऐसे प्लानट पे गए जहाँ वेइंग मशीन नहीं है। अब मास कैसे निकालें? सबसे हल्के बंदे को ले लो। मान लो सबसे हल्के बंदे का नाम है एक्स। अब उससे मान लो मैं 10 गुना ज़्यादा हैवी हूँ, मेरा क्या हो जाएगा? 10x। ऐसे तो करेंगे। तो यानी मेरा मास अपॉन उसका मास करेंगे, यही करेंगे। इसी चीज़ को यहाँ कर लो। किसी भी गैशियस सब्सटेंस का अगर वेपर डेंसिटी निकालना है कि वेपर की कितनी डेंसिटी है इसकी, तो सबसे हल्की गैस के, भाई जिसका मान लो वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो, तो किसी गैस के मोलिकुलर मास को सबसे हल्की गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर लो। सबसे हल्की गैस कौन सी बाबू? H2। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गई? मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन H2 का मास। अब H2 का मास कितना है बाबू? 2। तो मोलर मास कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। आनंद आ गया? कोई दिक्कत? तो आओ ये क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर containing 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सॉल्व करो। लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होना है इस तरह का सवाल। देखो ये कहता है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सवालों में जो मोल बोल के आएंगे उसमें एक आएगा मास बाय मास और एक आएगा मास बाय वॉल्यूम। अरे भैया ये क्या है? बढ़िया इंक कर लेते, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। तो मास चमक नहीं आई इसमें ना बच्चों? ये क्या होता है? अभी भी नहीं आई, कोई नहीं। एक्स ग्राम इन 100 ग्राम, और ये होता है एक्स ग्राम इन 100 ml। तो 21%। अब हमें निकालना क्या है? ध्यान से देखते चलो। हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं ऑक्सीजन के। एयर की बात हुई है तो O2 ही है। 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है, तो 21 ग्राम इन 100 ml ले लो। तो 1 लीटर में निकालना है, तो 1000 ml में कितना होगा? ठीक है जी, बस उस हिसाब से करो। तो 21 ग्राम इसमें हो जाएगा, फिर 1000 ml में कितना हो रहा है, और फिर आप मोल निकालेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग दिस मच, ऐसा सवाल स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लेना है। अब एक चीज सोचो, यहां पर जो दिया है 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, अगर मास बाय लेने जाऊं तो क्या ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट में है? क्योंकि मुझे कई बच्चों ने पहले भी ये आंसर दिया है, तो आई होप आपने भी आंसर किया होगा। तो क्या मैं 21 ग्राम लूं? सॉलिड तो नहीं है ना भाई एयर, ऑक्सीजन कोई ईंटें गिर रही हैं उसकी, तो 21 ग्राम कैसे ले लेगा? तो लीटर में ही तो लेनी पड़ेगी। तो कैसे लूं अब मैं?
तो 100 ml में 21 ml ऐसे लेना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो दे रखा है परसेंटेज, इसको मास बाय वॉल्यूम मत ले लेना, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही लेना। तो 21 ml इन 100 ml ले लो। तो अब 21 ml हो गई 100 ml में, तो 1000 ml में कितनी होगी? 210 ml हो गई। अब 22.4 लीटर में 1 मोल होता है ना, ये मोलर वॉल्यूम होता है बच्चों, पता है मोलर वॉल्यूम होता है ये। तो वॉल्यूम के हिसाब से इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो जिन बच्चों ने इसको मास बाय वॉल्यूम में लिया था वो क्यों नहीं होना था, क्लियर हो गया? अरे मास बाय मास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है। तीन चीजें मैंने इस क्वेश्चन से समझा दी। अब देखो, जब तक सवाल को गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक सही होने के चांसेस कम रहेंगे, इसलिए करना है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहां पर एक सवाल मैंने आपको दिया है, पर उससे पहले परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, कैसे निकलती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, इस पे जरा बात कर लेते हैं। तो हम जरा यहां बाहर आएंगे, ये कीप रखो, पेज पे आ जाते हैं। बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन, and we focused mainly on कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको एनसीईआरटी के सवाल से भी समझाएंगे। ये होता है, अरे वो कहाँ है, ये होता है बच्चों रेशो ऑफ द कंबाइनिंग एटम, और ये होता है सम ऑफ द कंबाइनिंग एटम। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बात करूं तो अब आइए जरा, ये क्या हुआ, एनसीईआरटी के अंदर सवाल था, एनसीईआरटी नहीं है, चलो कोई नहीं। आपसे कह दिया कि कार्बन की परसेंटेज है लेट से 60% एक कंपाउंड, और आपसे कह दिया कि भाई ऑक्सीजन की है लेट से 16, और आपसे कह दिया बाकी है हाइड्रोजन की। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए, आप कैसे निकालेंगे? कार्बन 60, ये और ये परसेंटेज दी हुई है। अभी मैंने मास परसेंटेज की बात की थी, क्या बताया था, इतने ग्राम इन 100 ग्राम। तो टोटल मास 100 ले लो, ये 60 ग्राम हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये मान लिया। इसको अब क्या करेंगे, ये तो मास आ गया, अब सबके मोल निकाल लो, फॉर्मूला निकाल रहे हो ना तो मोल निकाल लो। तो 60 को 12 से कर लो, 16 को, अब ऑक्सीजन की बात करो 16 से कर लो, 24 को 1 से कर लो, तो ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 24। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन बना लिया। सबसे लोएस्ट वैल्यू इसकी है, रेशो ऑफ द कंबाइनिंग एटम निकालना है, क्लियर है? तो सबसे छोटे वाले से बाकी को डिवाइड करो, यही आ जाएगा। और अब फॉर्मूला लिख दो, C5O1H24। ये जो आया रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इस तरह निकालना है, बहुत सिंपल। परसेंटेज कंपोजिशन में इस तरह चलना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
यहां पर कोई ना कोई आपको इसका मास दे देगा, मोलर मास दे देगा कंपाउंड का, और फिर आप इससे मास निकाल लेंगे। अब मोलर मास डिवाइड बाय दिस कर लेंगे, एन आ जाएगा, इस फॉर्मूले को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी मैं को दूसरा क्लास ले रहा था तो एनसीईआरटी उसमें नहीं खुला हुआ था, कोई बात नहीं। क्लियर है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं, आराम से हो जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो यहां पर अब आप क्या करना है, ये जो सवाल है इसको नोट करना है ध्यान से, और इसको भी ऑप्शन क्या है इसका ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगली क्लास में इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, देखूं आप कितना कर रहे हो, क्योंकि वेपर डेंसिटी पता है, विस्कोसिटी पता है आपको, मॉलिक्यूलर वेट और परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो सकता है। अब आता है द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन इन वाटर इज दिस, फाइंड द मोलैरिटी। यानी अब हम बढ़ गए हैं इस क्वेश्चन के साथ ही कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो ये सवाल अभी इस टॉपिक के साथ होगा। पहले मैंने सवाल क्यों दिया है, देयर इज अ रीजन। यहां से समझ में आना चाहिए कि डेंसिटी दी है, डेंसिटी के साथ मोलैरिटी पूछी है, ये ध्यान रखो, और 20% बाय मास है। क्लियर, डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या वहां से ओवरऑल मास मिल सकता है, क्या वहां से अगर ओवरऑल मास है तो इसका मास आ सकता है। मोलैरिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी से क्या रिलेशन है, ये दिमाग में सवाल उठने चाहिए। हाँ, आप में से जो बच्चे सिर्फ रट्टा लगाना चाहते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से आती होंगी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका लेक्चर है, यहाँ मैं फॉर्मूले जरूर नोट कर रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है क्या, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले में जब बात करूंगा तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मैं ए मानूंगा, तो स्ट्रेंथ विल बी माय ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बेटा, फॉर्मूले अच्छे से याद होने जरूरी है। देन विल टॉक अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी में इसी के अंदर थोड़ा चेंज हुआ, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, बाकी मैं चेंज नहीं किया। अब तो ये बड़ा क्लियर पिक्चर है कि भैया ये जो है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इफेक्टिवली मोल होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी हो गया। इसके बाद मोलैलिटी, तो ये हुआ बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलैलिटी वहां यूज किया जाएगा जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरिएशन है तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया, बी क्या है, बी इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ solvent in kg, so this will be my moles of solute per kg mass of solvent। एक सवाल का आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में, नीचे मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिया, क्यों। अब इन्हीं के बेस थोड़ा सा ये सवाल देखते हैं, धीरे धीरे डेंसिटी वगैरह के ऊपर भी चलेंगे, फिर नॉर्मेलिटी के ऊपर आएंगे, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन पे भी आएंगे। सो नाउ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 density 1.8 gram per ml is 18 molar. The molality of this H2SO4 is, मैं आपको भी इंटर रिलेशन भी समझाऊंगा कि मोलैरिटी के इंटर रिलेशन वाले फॉर्मूले क्या हैं, लेकिन अभी तक की प्राप्त जानकारी में अगर मैं बिना फॉर्मूले एडिशनल फॉर्मूले याद करे इससे करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखते हैं। गिवन क्या क्या है,
डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml, मोलैरिटी कितनी है 18 m। इसका मतलब 18 मोल्स ऑफ H2SO4 है मेरे पास इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर ध्यान से देखूं तो 18 मोल H2SO4 है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, डेंसिटी ये है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? भाई मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, 1 लीटर में कितने हुए 1000, सीसी मतलब ml, इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ मेरे पास 1800 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। क्लियर है? सॉल्यूट का निकाल लेते हैं, 18 मोल्स हैं तो 18 इंटू 98, मान लो ये 100 होता तो 1800 होता, 2 कम है 36 माइनस कर दो तो 1700, कितने हुए 64, 1764 ग्राम हुआ। देखो बेटा सॉल्यूशन का मास इतना आया, मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब ये टोटल सॉल्यूशन का मास, ये सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का मास कितना हुआ 36 ग्राम। मोलैरिटी कैसे आ जाएगी? ए कितना है हमारे पास, ए कितना है, ए की जरूरत क्या है भैया? इसलिए कहता हूं ध्यान से सोचो, मोलैलिटी का फॉर्मूला तो लिख लो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ दिस सॉल्वेंट इन केजी। ये ग्राम था, किलोग्राम में बदल लो इसको, खत्म। तो कितना हो जाएगा? मोल्स हैं 18 और ये तुम्हारा कितना है 36, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 इंटू 10 की पावर 3 हो गया, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो 500 आ गई मेरे पास मोलैलिटी। क्लियर है? सवालों को ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब देखो 4.4 ग्राम आज जो पढ़ाया उसी पे सारे सवाल हैं, और ये कंपटीशन तुम्हारे नीट और उसके भाई बंधों में से ही हैं। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.24 liter of H2 at STP are mixed in a container. The total number of molecules present in the container will be, कुछ नहीं करना। देखो 4.4 ये ग्राम दिया है, फिर आओ एक बार उसी सवाल पे, ये वाले पे, यहां मैंने क्लियर करा मास बाय मास क्या है। अरे यार मास बाय मास क्या है मैंने क्लियर करा। मास बाय वॉल्यूम क्या है मैंने ये करके दिखाया कि 21 ग्राम इन 100 ml क्यों गलत है। उसे करेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो दे रखा है 20% ऑक्सीजन दे रखा है बाय वॉल्यूम। यहां पर मैंने क्या लिया मास बाय वॉल्यूम लूंगा, इसमें जो नहीं लेना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। पूरा आसानी से क्या गलती हो सकती है उसे कैसे अवॉइड करोगे ये बताया मैंने। ठीक इसी से मिलता जुलता ये सवाल है। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, यहां पर मास दिया हुआ है इसने, और इतने लीटर इतने लीटर H2 दिया हुआ है। देखो एक गैस को मोलर वॉल्यूम से निकालेंगे, एक को ग्राम से, तो 4.4 अपॉन मोलर मास दैट इज 44.1 मोल्स, 2.24 अपॉन 22.4 अगेन 0.1, ओवरऑल कितने मोल हैं 0.2 मोल है। 0.1 इसके हैं 0.1 इसके हैं, ये 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर प्लस 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे निकालने को इसने बोला है। तो बस फिर आनंद आ गया।
तो अब ये 0.1 0.2 मोल होगा, ये कर दिया, है ना। तो यहाँ से देखो 0.2 था, तो 0.2 से 10 की पावर 23 से एक कम कर लिया और 12 कर लिया। यहाँ 1.2 दे रखा है इसने, अब खत्म। तो वो कम नहीं हुआ और ये 1.2 हो गया, खत्म। सिंपल है। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से मैं रेडॉक्स वाली चीज पे ले जाऊंगा और इक्विवेलेंट मास पे लेके जाऊंगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, देखो जरा इसको पॉज करके नोट करो वीडियो, ये पॉज करके नोट करो वीडियो। ये भी परसेंटेज बताइए मैंने आज, ये भी प्योरिटी आ गया, परसेंटेज प्योरिटी। सो गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत और चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम लोग मिल के आपके नीट को आराम से निकाल सकते हैं, तो आज आपने ये सब पढ़ना है, ये सब रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर मोर ऑफ योर डे। आई बिलीव अच्छे से कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे ही मुझे नेक्स्ट 4 डेज में कवर करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी आता है, ये ध्यान रखना। तो अच्छे से लग जाइए इसमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।